हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। आज हम उस आर्हेनियस के उस सिद्धांत के सीमाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आर्हेनियस का जो सिद्धांत था वो हर जगह लागू नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब थोड़ा हम इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लीयता। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, तो देख लेते हैं ये होता क्या है। उसके बाद में हम लोग आर्हेनियस के सिद्धांत की सीमाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होता है? तो आप लोगों को अम्ल तो पता है, लेकिन उसकी क्षारकता के बारे में आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा शायद। तो देख लेते हैं कि किसी अम्ल के एक अणु में जितने प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं या हाइड्रोजन आयन, कह लें कि अम्ल के एक परमाणु में जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, कौन से? जो प्रतिस्थापन योग्य होते हैं। प्रतिस्थापन योग्य। किसी अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापन योग्य जितने भी हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कैसे। कोई मान लिया अम्ल है, उसके एक अणु में हम देखेंगे कि जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे प्रतिस्थापन योग्य, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? अम्ल की क्षारकता कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल की क्षारकता कहेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इनकी संख्या के आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। मान लिया अगर एक हाइड्रोजन परमाणु है प्रतिस्थापन के योग्य, अगर उसमें एक हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो क्या होगा? एक क्षारकी होगा। क्या कहलाएगा? एक क्षारकी। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये कैसे अब अगर ना समझ में आ गई तो इनको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे होता है ये। एक क्षारकी कौन कौन से होते हैं? जैसे आप लोगों ने एक देखा होगा एग्जाम्पल, CH3COOH। ये आप लोग देख रहे हैं क्या है? CH3COOH। अब इसमें आप देखिए हाइड्रोजन परमाणु कितने प्रतिस्थापन योग्य, तो प्रतिस्थापन योग्य केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है। तो ये क्या हुआ? एक क्षारकी हुआ। समझ में आई बात? कि जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे प्रतिस्थापन योग्य, मतलब अलग हो सकने योग्य, वो क्या कहलाएंगे? उस अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। क्योंकि हमको पता है जिन तत्वों में या जिन पदार्थों में हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, ऐसा आर्हेनियस ने बताया था। आर्हेनियस के सिद्धांत में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनमें हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं या हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो अम्ल होते हैं। ठीक। अब दूसरा एक हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास दूसरा क्या है? HCl। हाँ, ले लेते हैं, HCl है हमारा। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? एक है। यहाँ पे हमारा कितना है? हाइड्रोजन प्रतिस्थापन योग्य कितने हैं? केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो ये क्या हुआ? हमारा एक क्षारकी हुआ। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन केवल एक ही है प्रतिस्थापन योग्य, इसमें भी एक ही है। अब देख लेते हैं द्विक्षारकी क्या होते हैं। द्विक्षारकी। द्विक्षारकी क्या होते हैं? अम्ल की क्षारकता, जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो क्या होंगे? दो होंगे। जैसे H2CO3, इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने मिल रहे हैं आप बताइए? यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि H2 है, मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। ठीक, ये प्रतिस्थापन योग्य है। यहाँ पे प्रतिस्थापन योग्य ये वाले हाइड्रोजन परमाणु नहीं थे, ये वाले प्रतिस्थापन योग्य नहीं थे, केवल ये प्रतिस्थापन योग्य था। इसमें ये प्रतिस्थापन योग्य है, मतलब अलग हो सकने योग्य। अब आपने एक सुना होगा अम्ल H2SO4, ये भी तो अम्ल है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं, जो कि प्रतिस्थापित हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये द्विक्षारकी अम्ल है। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आई। अब एक और होता है त्रिक्षारकी। क्या होता है? त्रिक्षारकी। त्रिक्षारकी। अब त्रिक्षारकी क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन के तीन परमाणु हों। एक आपने देखा होगा H3PO4। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हाइड्रोजन के तीन परमाणु यहाँ पे उपस्थित हैं। ये एक अणु है H3PO3 का, H3PO4 का, जिसमें हाइड्रोजन के तीन परमाणु उपस्थित हैं। यहाँ H2SO4 में क्या था? यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु थे। HCl में क्या था? यहाँ पर हाइड्रोजन के एक ही परमाणु उपस्थित थे। तो उनकी संख्या के, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको हम एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी के आधार के रूप में बांट देते हैं। अम्ल की क्षारकता क्या होती है? किसी भी अणु में प्रतिस्थापन योग्य जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनकी संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कह देते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप देख लेते हैं कि क्षारक की अम्लीयता क्या होती है। क्या देखना है हमको? क्षारक की
अम्लीयता। अब देख लेते हैं कि क्षारक की अम्लीयता क्या है। पिछले वाले में हमने देखा अम्ल की क्षारकता थी, उसमें क्या था, किसी अम्ल में हमको देखना था कि हाइड्रोजन परमाणु कितने प्रतिस्थापन योग्य उपस्थित हैं। इसमें क्या है, अब हम क्षार में देखेंगे कितने हाइड्रोक्सिल आयन हैं प्रतिस्थापन योग्य। क्या है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है प्रतिस्थापन योग्य, प्रतिस्थापन योग्य। हमको क्या देखना है, किसी क्षार में चेक करना है, उसमें देखना है कि जितने प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उस क्षारक की अम्लीयता कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अम्ल में क्या करना है, आपको देखना है हाइड्रोजन आयन देखने कितने हैं प्रतिस्थापन योग्य, और क्षारक में क्या देखना है, हाइड्रोक्सिल आयन कितने प्रतिस्थापन योग्य हैं। जितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रतिस्थापन योग्य होंगे क्षार में, वो उस क्षार की अम्लीयता कहलाएगी। और ये भी उसी प्रकार से होता है जिसमें एक क्षार की द्वि क्षार की एक क्षार की द्वि क्षार की, इनको हम देखते हैं तो इनमें कैसे पता चलेगा कि एक अम्लीय, अम्लीय है, क्षार की नहीं, इसलिए अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करेगा। तो एक अम्लीय है, द्विअम्लीय है, त्रिअम्लीय है, तो इनको कैसे देखेंगे, तो एक अम्लीय वाला एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, फिर द्विअम्लीय और त्रिअम्लीय तीनों एक एक करके देख लेंगे। तो एक अम्लीय क्या है, आपने एक देखा होगा क्षार जैसे KOH। ठीक, ये आपका है KOH। यहाँ पे OH का कितने मिल रहे हैं परमाणु, हाइड्रोक्सिल आयन जो हमारा है OH, इसके परमाणु कितने मिल रहे हैं, केवल एक ही मिल रहा है, तो क्या हुआ, एक अम्लीय है। अब दूसरा देखते हैं NaOH, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है प्रतिस्थापन योग्य। NaOH भी तो हमारा क्या है, एक क्षार ही है। अब इस क्षार में हम देखते हैं जितने हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे उतनी हमारी क्या होगी, उस क्षार की अम्लीयता होगी। तो यहाँ पे केवल एक ही मिल रहा है, तो ये क्या है, एक अम्लीय है। अब देखते हैं द्विअम्लीय, द्विअम्लीय। तो द्विअम्लीय क्या होते हैं, जिनमें प्रतिस्थापन योग्य दो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, दो हैं। यहाँ पे कितनी संख्या इनकी, दो है, तो क्या हुआ, ये द्विअम्लीय हो गया। अब देखते हैं त्रिअम्लीय। त्रिअम्लीय क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, त्रिअम्लीय। त्रिअम्लीय क्षारक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। इसमें क्या होगा, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन तीन होंगे वो क्या होगा, हमारा त्रिअम्लीय होगा। जैसे FeOH का होल थ्राइस, इसमें हम देखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन कितने मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, त्रिअम्लीय क्षारक हुआ। जैसे एक देख लेते हैं AlOH का होल थ्राइस, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल आयन कितने मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, त्रिअम्लीय हो रहा है। तो ये टर्म थे, इनको नोट करके लिखना था, या समझ लीजिए आप थोड़ा सा, ज़्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं। केवल क्या होगा, अम्ल में देखना है हमको कितने हाइड्रोजन परमाणु मिल रहे हैं। किसी अम्ल के एक अणु में जितने हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे उनकी संख्या को हम उस अम्ल की क्षारकता कह देंगे। और क्षारक में एक अणु मतलब किसी एक अणु क्षारक में जितने हाइड्रोक्सिल आयन परमाणु मिलेंगे वो उस क्षारक की अम्लीयता कहलाएगी। ठीक, तो जैसे एक क्षार की, द्विक्षार की, त्रिक्षार की अम्ल होते थे, वैसे एक अम्लीय, द्विअम्लीय, त्रिअम्लीय क्षारक होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा क्या था, आर्हेनियस का सिद्धांत। तो आर्हेनियस का सिद्धांत तो हमने पहले ही, अब इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था। इस वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्हेनियस सिद्धांत की सीमाएं। आर्हेनियस सिद्धांत की सीमाएं। अब हमको सीमाएं पढ़ने की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आर्हेनियस का जो सिद्धांत था वो हर जगह सही से फिट नहीं बैठ रहा था। क्या था कि आर्हेनियस का जो सिद्धांत था वो सभी अम्लों और क्षारकों पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जो अम्ल हमारे होंगे उनमें क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु होगा, और जो क्षार होंगे उनमें हाइड्रोक्सिल परमाणु होंगे। लेकिन कुछ हमारे पास अम्ल ऐसे भी थे जिनमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं था, लेकिन फिर भी वो अम्ल थे। जैसे उदाहरण के रूप में देख ले, हम अम्ल देखते हैं तो एक अम्ल हमारे पास ऐसा है SO2। तो ये हमारा है तो अम्ल, लेकिन इसमें कहीं आपको हाइड्रोजन का परमाणु दिख रहा है नहीं। लेकिन जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ होती है, क्या होती, जल के साथ अभिक्रिया होती है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक, तो जब हमारा SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु
उत्सर्जित करेगा, मतलब हाइड्रोजन परमाणु बनाएगा, जैसे 2H पॉजिटिव। ठीक, यहाँ से 2H ये निकल गया। अब बचा क्या, SO3। ठीक, तो मालूम हुआ हमको कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु दे रहा है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे उपस्थित नहीं है हाइड्रोजन। ये जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तभी ये हाइड्रोजन परमाणु देगा, उससे पहले उसके साथ में नहीं उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्हेनियस के सिद्धांत अम्ल वाले में सही नहीं फिट हो रहा है। एक हमारे पास अम्ल और है CO2। तो CO2 भी जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, तो इसमें भी ये हाइड्रोजन मुक्त करेगा, हाइड्रोजन जो हमारा परमाणु है वो मुक्त कर देगा। तो देख लेते हैं कैसे। इसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु बनेंगे और बचेगा क्या, CO3। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा ये हाइड्रोजन परमाणु मुक्त कर रहा है, मतलब पहले इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं था, लेकिन जब इसने जल के साथ अभिक्रिया की तो ये हाइड्रोजन परमाणु मुक्त कर रहा है। तो उन्होंने आर्हेनियस ने बताया था कि जो भी अम्ल होंगे उनके साथ में हाइड्रोजन परमाणु होगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं, जब जल के साथ अभिक्रिया होती तब ये मुक्त करता है। तो यहाँ पे उनका आर्हेनियस का सिद्धांत सही सिद्ध नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं क्षार। अब देख क्षार के बारे में क्या बताया था उन्होंने। क्षार में उन्होंने बताया था कि सभी क्षार वो होंगे जिनमें हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होगा, या हाइड्रॉक्सिल परमाणु है वो उपस्थित रहेगा उनके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसे भी हमारे पास क्षार मिले जिनके जो क्षार तो थे लेकिन उनमें हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित नहीं था। जैसे हमने देखा, एक आप लोगों ने सुना होगा क्षार CaO। ठीक, तो ये क्षार तो है, क्या है, ये क्षार तो है, लेकिन इसमें हाइड्रॉक्सिल आयन कहीं OH आपको दिख रहा है, नहीं है, इसमें OH आपको कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता था, क्षार वो होंगे जिनमें OH होगा, मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन होगा, लेकिन इसमें यहाँ पे कहीं पे भी OH नहीं है। अब हमने देखा ये क्षार कैसे हुआ, जब इसकी अभिक्रिया हमने जल के साथ कराई। ठीक, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये भी किया। क्या किया, जब जल के साथ हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसने की। उसके बाद में इसने हमको हाइड्रॉक्सिल आयन दिया, मतलब यहाँ पे 2H है और 2O है, तो 2OH इसने हमको दिया और बचा क्या, Ca। ठीक, तो हमको पता चला कि कुछ क्षार ऐसे भी हैं जिनके साथ जो हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं रखते हैं, लेकिन जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब वो हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही एक और है हमारे पास NH3। NH3 तो आप लोग जानते ही होंगे। तो NH3 ने जब जल के साथ अभिक्रिया की तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया। अब यहाँ पे आप नोट करने वाली बात देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल आयन पहले से उपस्थित नहीं है, लेकिन जब जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त करेगा। आप देखिए कैसे, इसने एक OH बनाया। ठीक, यहाँ से एक O लिया और यहाँ से एक H ले लिया, तो क्या है, OH इसने मुक्त कर दिया, बचा एक H ये, तो क्या होगा, यहाँ पे 3H था 4H हो जाएगा, तो NH4 हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसने हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त किया है, मतलब पहले यहाँ इसके साथ उपस्थित नहीं था हाइड्रॉक्सिल आयन, लेकिन जब जल के साथ अभिक्रिया की तो उसने हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त कर दिया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि NH3 में पहले से उपस्थित नहीं था, वैसे ही CaO के साथ में भी हाइड्रॉक्सिल आयन पहले से उपस्थित नहीं था, लेकिन जब इनकी जल के साथ अभिक्रिया कराएगी तब ये हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त करते हैं। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और CO2, इनमें पहले से हाइड्रोजन आयन या जो कहते हैं हाइड्रोजन का परमाणु उपस्थित नहीं था, लेकिन जब इन्होंने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो ये हाइड्रोजन परमाणु मुक्त करते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जब आर्हेनियस का सिद्धांत सब जगह फिट नहीं हो रहा था तो कुछ और साइंटिस्ट निकल के आए, उन्होंने अपना अपना अलग सिद्धांत दिया। तो इसी क्रम में एक साइंटिस्ट आए हमारे साथ, कौन से, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रास्टेड लारी। क्या है, ब्रास्टेड लारी। ठीक, तो ब्रास्टेड लारी ने एक सिद्धांत दिया, उनको देख लेते हैं। ब्रास्टेड लारी ने क्या सिद्धांत दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। अम्ल क्या है, जलीय विलयन में क्या करेंगे, प्रोटॉन देते हैं। कहाँ पे, जब जलीय विलयन होगा। ठीक, प्रोटॉन देते हैं, तो इसको इन्होंने क्या कह दिया, प्रोटॉन दाता कह दिया। अम्ल को क्या कह दिया, प्रोटॉन दाता कह दिया। और क्षार को क्या कहा, क्षार जो थे उन्होंने बताया कि ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं।
प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन है, ठीक। तो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ठीक। अब उन्होंने क्या बताया ब्रास्टेड लारी ने कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अम्लों को क्या कह दिया, प्रोटॉन दाता कह दिया। और क्षारों को बताया कि क्षार वे हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, क्षारों को प्रोटॉन ग्राही कह दिया, ठीक। सिंपल से लॉजिक है, कुछ उसमें अलग से किया नहीं उन्होंने, मतलब वो ग्रहण करे तो उनको ग्राही कह दिया, वो दे रहे थे तो उनको दाता कह दिया, सिंपल सी बात है। अम्लों को क्या कहा कि प्रोटॉन देते हैं और क्षारों को कह दिया कि वो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए देने वाले को दाता और ग्रहण करने वाले को ग्राही नाम दे दिया। सिंपल सी बात थी और इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाला था नहीं। इसी क्रम में एक और साइंटिस्ट है जिनको हम लुईस के नाम से जानते हैं, इनकी एक अलग अवधारणा है, यहाँ पे लिख लेते हैं लुईस अवधारणा। अब लुईस ने क्या बताया, जैसे कि ये हमारे साइंटिस्ट थे ब्रास्टेड लारी, वैसे ही लुईस भी है, उन्होंने भी अपना एक अवधारणा प्रस्तुत किया, सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या कहा उन्होंने कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ लिख देते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक। इन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं या अम्ल वे पदार्थ हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और क्षारों को क्या बताया इन्होंने, बताया जो क्षार हैं हमारे, इन्होंने बताया क्षार जो हैं ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, ठीक। इसमें आपको कुछ दिख रहा है एक जैसा होने का। यहाँ पे क्या था, उन्होंने अम्लों को क्या बताया था, प्रोटॉन देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अम्लों को क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब इसका उल्टा हो गया। वहाँ पे दे रहे थे अम्ल, यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी प्रोटॉनों की। प्रोटॉन क्या थे, ये हाइड्रोजन थे आपके। प्रोटॉन क्या थे, ये प्रोटॉन हम क्या किसको कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन के आयन थे, ठीक। यही था प्रोटॉन, आप कंफ्यूज ना होइएगा। प्रोटॉन क्या था, जो हाइड्रोजन का आयन था वही प्रोटॉन था और कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या बताया कि अम्ल क्या है जो प्रोटॉन देते हैं और क्षार क्या है जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये था ब्रास्टेड लारी का सिद्धांत। लेकिन लुईस ने इसको दूसरे तरीके से बताया कि अम्ल क्या है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वो अम्ल होते हैं, और क्षार क्या होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पे क्षार जो थे वो ग्रहण कर रहे थे, यहाँ पे क्षार इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे अम्ल क्या थे, वो दाता थे, लेकिन यहाँ पे अम्ल क्या है, वो ग्राही हो चुके हैं। तो इसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग अपना बताया। इन्होंने अम्ल को क्या कहा कि जो सभी अम्ल हैं उनको उन्होंने क्या कहा, लुईस अम्ल कह दिया। और जो दाता हमारे थे क्षार, यहाँ पे जो ग्राही हैं ये तो ग्रहण कर रहे हैं ना, तो ग्राही जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहा, लुईस अम्ल कह दिया, लुईस अम्ल। और क्षारों को क्या कह दिया उन्होंने, लुईस क्षार, अपने नाम से बता दिया। कुछ अलग नहीं, अपना नाम फेमस करने के लिए उन्होंने रख दिया ये कि ये लुईस क्षार हो गया और ये लुईस अम्ल हो गया। लुईस अम्ल क्या है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल है, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्या है, लुईस क्षार हो गए। सिंपल सी बात है, अपना नाम फेमस करना है, कोई बड़ी बात है नहीं ये। अभी तक हमने अम्लों और क्षारकों को पढ़ा है, उनके बारे में जानना है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अब हम उनके थोड़े गुणधर्मों और उनके उपयोगों के बारे में देख लेते हैं कि अम्लों के गुण क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं, और क्षारों के गुण और उनके उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले हम अम्लों का गुण लिख लेते हैं, अम्लों के गुण, मतलब अम्लों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल क्या क्या होते, कैसे इनके क्या सामान्य इनके गुण हैं। तो इनको पॉइंट डाल के हम लिखेंगे। फिलहाल हम ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करिएगा
हमारी शब्दों को सुनिएगा, उसी से नोट करिएगा, ज़्यादा लिखेंगे नहीं हम, ठीक। तो देख लेते हैं क्या होते हैं अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या करेंगे, लाल कर देंगे। अगर किसी लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोया जाएगा, नीला लिटमस पेपर होगा, उसको बाहर निकालेंगे तो वो लाल हमको मिलेगा। ये बात आपको मालूम हो गई, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। अब बात आती है तीसरी क्या है, अम्ल संक्षारक होते हैं। अब संक्षारक कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये साइंस की भाषा का शुद्ध हिंदी में शब्द आ जाता है संक्षारक, तो इसको क्या समझ पाएंगे आप, संक्षारक क्या होता है। संक्षारक होते हैं, आप चलिए अच्छा एग्जाम्पल से समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। संक्षारक होते हैं कि जो कपड़े पे या कागज़ पे या आपकी स्किन यानी कि त्वचा पे पड़ जाए तो उसको नष्ट कर देते हैं। किसको, कपड़ा हुआ, कागज़ हुआ या त्वचा हुई आपकी, इस पे पड़ेंगे तो उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। आपने एक नाम सुना होगा, एक अम्ल है H2SO4, ठीक। तो इसको आपने सुना होगा, क्या होता है H2SO4, सभी लोगों ने देखा भी होगा, इसको टच भी किया होगा, इसको महसूस भी किया होगा। तो नहीं सुना, अच्छा ऐसी बात है, सुना नहीं आपने, चलो बताते हैं आप लोगों को, याद दिलाते हैं कहाँ पे आपने देखा है। आपके घर में सोलर लाइट है या आपके घर में बैटरी है चार्ज करने वाली, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख लेती है, वो बैटरी है आपके पास। सोलर लाइट में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बड़ी सी बैटरी होती है, खूब बड़ी सी। उसमें क्या होता है, चलिए अगर सोलर लाइट नहीं, चलो आपके यहाँ मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल, उसमें बैटरी होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा तेजाब पड़ा हुआ होता है। अब तो आप समझ गए होंगे तेजाब की बात, तेजाब तो जानते होंगे। तो तेजाब जो होता है वही होता है H2SO4 वही तेजाब ही है और कुछ नहीं है, ठीक। तो उस तेजाब को आप अगर किसी कपड़े पे गिराएंगे तो क्या करता है, कपड़ा जला देता है, कपड़े को वहाँ से जला देगा। अगर उसी तेजाब को कागज़ पे डालेंगे तो कागज़ भी जला देगा। लेकिन अगर आपकी त्वचा पे कहीं स्किन पे गिर जाए वो तेजाब तो क्या करता है वो, तो वहाँ पे भी आपको जलाने की कोशिश करता है, आपको थोड़ा झुंझुनाहट या चिंचिनाहट की जैसी फीलिंग आएगी। थोड़ी देर आप अगर उसको हटाएंगे या धुलेंगे नहीं तो वहाँ पे आपको सफ़ेद से दाग पड़ा हुआ मिलेगा। मान लिया अगर यहाँ पे गिर गया, इसको आपने साफ़ नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपकी वो स्किन रफ हो जाएगी, मतलब वहाँ पे सफ़ेद सा दाग पड़ जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो अम्ल हैं वो संक्षारक का गुण रखते हैं, ठीक। मतलब उनको किसी भी तत्व को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कपड़ा है, कागज़ है, आपकी त्वचा है, इनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब चौथा एक पॉइंट देख लेते हैं, क्या होता है कि अम्ल जो है सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल हमारे सक्रिय धातुएं नहीं पता आप लोगों को कि सक्रिय धातुएं जो होती है जैसे जिंक हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इनके साथ अम्ल जो है अपक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं। मान लिया आपके पास जिंक है, जिंक एक सक्रिय धातु है, ठीक। आपने इसकी अपक्रिया इसी H2SO4 से कर लेते हैं, ये भी तो अम्ल है, आपका अम्ल ही है। तो इसकी अपक्रिया आपने क्या की, जिंक की अपक्रिया H2SO4 से कराई, तो ये हाइड्रोजन मुक्त कर देंगे। कैसे, यहाँ से H2 ये निकल गया, H2 निकल गया, बचा क्या, Zn, ये Z है थोड़ा, Zn बचा और इधर SO4, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी, मतलब हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस निकल आती है। अगर किसी अम्ल की अपक्रिया सक्रिय धातु के साथ कराएंगे, मान लिया जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम है, इनके साथ अपक्रिया हम अगर कराएंगे किसी अम्ल की, जरूरी नहीं हाइड्रोजन ये यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ही हो, कोई दूसरा अम्ल ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। तो उसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे इसके जिंक के साथ में तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। अब ये एरो बनाया है, ये समझ लीजिएगा, ये जो गैस मुक्त होती है उसके लिए एरो ऊपर को बना देते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि ये गैस मुक्त हो रही है, ठीक। तो केमिस्ट्री का छोटा सा टर्म ऐसे ही लिखा जाता है, इंडिकेट किया जाता है इसको कि छोटा सा एरो ऊपर को बना देते हैं तो मालूम जाता है कि ये गैस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त कर रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि अम्ल जो है क्षारकों से क्रिया करके क्या करते हैं, उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, अम्ल जब क्षारकों से अभिक्रिया करेंगे, मान लिया कोई एक अम्ल है, उसकी अभिक्रिया आपने क्षारक से कराई तो उसके प्रभाव को नष्ट कर देंगे और क्या लवण का निर्माण करेंगे। क्या इसका निर्माण करेंगे,
लवण का निर्माण करेंगे। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। उदासीनीकरण, ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को लाइट की वजह से, लेकिन हम बता देते हैं आपको। ये अम्ल है और यहाँ पे क्षारक के साथ इसकी अभिक्रिया कराई गई है, तो ये क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं। मतलब एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। अम्ल का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा और क्षार का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ये लवण हो जाएंगे। ठीक, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया एक हमने अम्ल ले लिया HCl हमारा अम्ल ही तो है, और एक क्षार ले लिया NaOH। अब इसकी हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई, मतलब इनकी अभिक्रिया कराई गई, तो क्या हमको प्राप्त हुआ? आपने एक लवण तो जानते होंगे NaCl मिला हमको। Na ये हो गया और Cl ये, HCl से Cl ले लिया और NaOH से Na ले लिया, तो NaCl हो गया। बचा क्या? H2O, ये हमारा जल है। तो क्या हुआ कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा क्षार है उसके साथ कराई, तो NaCl जो कि हमारा लवण है, लवण जानते हैं नमक, ये NaCl क्या है? नमक ही तो है। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई तो हमको लवण प्राप्त हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो उससे ऊष्मा निकलती है। ठीक, छठा पॉइंट क्या है? अम्ल को अगर हम जल में विलय करेंगे या उसमें जल मिलाएंगे तो क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊष्मा निकलती है। ठीक, उससे ऊष्मा उत्सर्जित होगी। किसी अम्ल में जब हम जल मिलाएंगे तो उससे ऊष्मा निकलेगी। ठीक, अगर ऊष्मा निकलेगी तो मतलब विलयन जो बनेगा उसमें ताप की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर ऊष्मा निकल रही तो विलयन में ताप की वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पे यही अम्ल प्रबल अम्ल है तो ऊष्मा भी प्रबल निकलेगी। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पे अम्ल में प्रबल अम्ल लिया हुआ है आपने और उसमें जल मिलाया है तो यहाँ पे प्रबल ऊष्मा निकलेगी, मतलब ऊष्मा अधिक निकलेगी। ठीक, ऊष्मा की मात्रा वैसे वैसे बढ़ जाएगी, जैसे अम्ल प्रबल होगा वैसे ही ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी। आप लोग एक कमेंट में बताइएगा, एक क्वेश्चन हम आपको कर रहे हैं, सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा है? पिछली वाली क्लास जिन लोगों ने देखी वो बता सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, जिसकी अम्लीयता सबसे अधिक है, वो बताइए आप। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्षारकों के बारे में। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा ज़्यादा जल्दी ना कीजिए। अभी क्षारकों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ये भी तो देख लेते हैं कि अम्लों का यूज़ कहाँ पे करेंगे। ये तो देख लिया कि इनके गुण क्या क्या हैं, अब अम्लों का यूज़ भी तो देख लें। अगर उनको हम यूज़ ही ना कर पाएँ तो बेकार है हमको पढ़ना, फ़ायदा क्या है। तो हम देखेंगे अम्लों का उपयोग, इनको हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे या कहाँ कहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी हमने उसकी बात भी की थी, क्या था? H2SO4। तो आप ये तो जानते हैं कि ये तेजाब होता है, तो मतलब बैटरियों में इनका यूज़ तो होगा ही। ठीक, बैटरियों में, और कहाँ? प्लास्टिक उद्योग में। कहाँ पे होता है? बहुत सारे प्लास्टिक उद्योग होते हैं जिनमें इनका यूज़ किया जाता है। अब आपने देखा होगा पेट्रोलियम, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, किसी ने, हमने भी नहीं देखा, लेकिन हमने पढ़ा तो है कि पेट्रोलियम के उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। अब कोई यहाँ से सऊदी अरब या दुबई से तो है नहीं जो पेट्रोलियम का उद्योग देखेगा या कुछ है, ऐसा तो कहीं है नहीं। हम तो गए नहीं भाई, आप गए हो तो बताइएगा कमेंट में। पेट्रोलियम में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, और कृत्रिम रेशे आप लोगों ने सुना है, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है HCl का, H2SO4 का? ये बैटरियों में यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने के कारखानों में यूज़ होता है, पेट्रोलियम के उद्योगों में यूज़ होता है और कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और है, आप लोगों ने खाद बीज देखिए, आपके घरों में आते जो किसान फैमिली से हैं लोग, वो लोग देखते होंगे उर्वरक आते हैं आपके घर में, खाद बीज, उनके कारखानों में भी इसका यूज़ किया जाता है, उर्वरक बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अगला देखते हैं, हमारा क्या है? नाइट्रिक अम्ल। दूसरा है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल।
इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? आपने अपने माता के देखे होंगे जेवर जो होते हैं, तो वो काहे के बने होते हैं? सोने और चांदी के बने होते हैं। क्या ये सोने और चांदी जितने चमकदार दिख रहे होते हैं उनके जेवर में, आपकी माता के जेवर में, क्या उतने ही चमकदार निकलते भी हैं? ये ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं, क्या वैसे ही होते हैं शुद्ध, बिल्कुल जैसे आपके पास होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे गंदे संदे होते हैं, उसमें बहुत सारे और भी तत्व मिले होते हैं। तो इनको क्या होता है, इनके शोधन किया जाता है। इसका सोने और चांदी का शोधन किया जाता है, तो उसी शोधन में इसका यूज किया जाता है, इसका HNO3 का सोने चांदी के शोधन में। ठीक, आपने देखा होगा कितनी चमकदार सोना होता है, चांदी भी चमकदार होती है। तो इनका सफाई किया जाती है, इनका शोधन किया जाता है, तो उनमें इनका यूज़ किया जाता है। और कहाँ पे यूज़ होता है ये नाइट्रिक अम्ल का? औषधियाँ बनाने में, औषधियाँ और उर्वरक बनते हैं। औषधियाँ बनाने में, उर्वरक बनाने में, H2SO4 का भी यूज़ होता है और नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ होता है। ठीक, और सबसे मेन बात है कि इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक बनाने में। ठीक, ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि नाइट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? विस्फोटक बनाने में। इसका एक और नाम भी है, नाइट्रिक एसिड बार बार कह रहे हैं तो केवल नाइट्रिक एसिड याद ना रखिएगा, इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसको सोरे से प्राप्त किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल। ठीक, क्यों कहते हैं इसको सोरे का अम्ल? क्योंकि इसको सोरे से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक और, कोई सा देख लेते हैं, आप बताइए कौन सा। चलिए एक ले लेते हैं HCl। आप लोगों ने ये देखा होगा, आपके यहाँ अगर स्कूल में लाइब्रेरी है तो आपके टीचर ने आपको दिखाया होगा। अगर नहीं दिखाया है तो अगर जब आपके स्कूल खुले तो आप कहिएगा कि सर हमको HCl दिखाइए। HCl लगभग हर लैब में उपलब्ध होता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है आपको पता है? आपने कपड़े की कारखाना देखा है? कपड़े जहाँ रंगे जाते हैं, कपड़ों को रंगने में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कपड़ों को रंगने में। और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? आपने कभी लोहार को देखा जो लोहे को पेंट करते हैं? तो लोहे को पेंट करने से पहले उसको सफाई करने के लिए एक उस पर लिक्विड लगाते हैं जिससे वो साफ़ करते हैं। तो वो लिक्विड क्या होता है? वो हमारा HCl ही होता है। जो लोहे को पेंट करने से पहले उसको साफ़ करने के लिए लगाया जाता है लोहे की परत पे, वो क्या होता है? HCl होता है। लोहे की परत की सफाई के लिए, सफाई के लिए। आपने चौराहे पे आसपास देखिए जहाँ लोहे की दुकानें, जहाँ पे लोहा पेंट किया जाता हो या लोहे के जो आइटम बनते हों, तो वहाँ देखना है पेंटिंग से पहले उसको साफ़ किया जाता है उसकी परत को। ठीक, तो उसको परत को साफ़ करने के लिए जिस लिक्विड का यूज़ करते हैं वो क्या होता है? HCl होता है हमारा। ठीक, उसे साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में उस पर पेंटिंग चढ़ाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं क्षारकों की। तो अब हम लोग देखते हैं क्षारकों के सामान्य गुणों के बारे में, देख लेते हैं क्या होते हैं क्षारकों के गुण। तो लिख लेते हैं क्षारकों के गुण। अब हम लोग क्षारकों के सामान्य गुणों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अम्ल था, जल में विलेय थे, तो ये भी जल में विलेय होंगे। लेकिन अम्ल क्या था? स्वाद में खट्टे थे। लेकिन क्षारक क्या होंगे? स्वाद में तीखे होंगे या कड़वे होंगे। ठीक, और ये भी जल में विलेय ही होंगे, जल में विलेय होंगे। ठीक, और ये क्या होंगे? तीखे होंगे यानी कि कड़वे होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जो लिटमस पेपर वाला। तो उसमें अम्ल क्या था? वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को क्या करेंगे? वो नीला कर देंगे, उल्टा करेंगे, अम्ल का उल्टा। मतलब अगर किसी लाल लिटमस पेपर को आप लेते हैं और उसको क्षार में डुबोते हैं, बाहर निकालेंगे तो आपको वो नीला मिलेगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो क्षारक हैं हमारे, इनको स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। क्या होते हैं? साबुन की तरह चिकने होते हैं। जब आप इनको छू के देखेंगे, टच करेंगे, तो क्या मालूम होगा आपको कि ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या देखते हैं? जब इनको वसा या तेल यानी चिकने पदार्थों के साथ इनको जब इनकी क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या करते हैं? साबुन या ग्लिसरॉल का निर्माण कर देते हैं। मतलब अगर देखा जाए, कोई चिकना पदार्थ लीजिए, वसा
वसा नहीं है, वसा है थोड़ा, ये वसा, ठीक। वसा या तेल के साथ इसकी अभिक्रिया अगर कराएंगे किसकी, क्षारक की, तो ये क्या देंगे आपको, ग्लिसरॉल देंगे। ग्लिसरॉल आप लोग जानते होंगे, तो ये आपको क्या देंगे, ग्लिसरॉल देंगे या फिर साबुन देंगे आपको। मतलब अगर किसी क्षारक की अभिक्रिया वसा या तेल के साथ कराएंगे तो आपको साबुन या ग्लिसरॉल का निर्माण करके देंगे। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि क्षारक जो है अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे अभी हमने वहाँ पे देखा था कि अम्लों के बारे में देखा था कि अम्ल क्या थे, क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके उनके गुण को नष्ट करके लवण बना रहे थे। वैसे ही होगा, चाहे अम्ल को क्षार में मिलाओ या क्षार को अम्ल में मिलाओ, वो करेंगे वही। तो ये वाला पॉइंट नोट करना बेकार है। फिलहाल समझ लीजिए कि जैसे अम्ल को क्षार में मिलाते थे तो वो लवण का निर्माण करते थे, वैसे क्षार को अगर अम्ल में मिलाएंगे तो वो भी लवण का ही निर्माण करेंगे। केवल समझने की बात थी थोड़ा, इसलिए बता दिया। अब देख लेते हैं एक और अगला पॉइंट कि जो प्रबल क्षारक होते हैं उनको जल में विलय करने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और आयनित होकर हमको क्या देते हैं, एक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब कोई प्रबल अम्ल, एक प्रबल क्षारक ले लीजिए, चलिए सीधे इक्वेशन से समझते हैं। कोई प्रबल क्षारक ले लीजिए। प्रबल क्षारक कौन कौन से होते हैं, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, NH4OH। ये क्या है हमारा, एक प्रबल क्षारक है। अब इसकी जल में अभिक्रिया हम कराएंगे, मतलब जल मिलाएंगे इसमें, जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। ठीक, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा और ये हमको हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जल के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमको हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग बराबर कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक ये O निकल गया और एक इसका H निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास, चलो इसको बैलेंस बाद में करते रहना। यहाँ पे सीधे NH4 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे OH यहाँ भी मिल रहा है, OH यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ से एक OA हो गया, एक ये दो यहाँ से ये गया, तो 2OH हो जाएगा, यहाँ पे H अलग बच जाएगा। चलिए छोड़िए, इसको बराबर कर लीजिए। मतलब फिलहाल हमको समझने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ये बनाएंगे। अगर इनकी अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन ये प्रदान कर देंगे हमको। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि जो क्षारक हैं वो अम्लीय ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण निर्माण करते हैं, जैसे अभी कि हमने बात इसके पहले की थी। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है, कुछ क्षारक हैं उनको गर्म करने पर वो क्षारीय ऑक्साइड व जल में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने एक लिया, समझ लेते हैं, एक हमने लिया एग्जाम्पल कि MgOH ले लिया हमने, MgOH का होल ट्वाइस। अब इसको हमने गर्म किया। MgOH जानते हैं आप लोग क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये हमारा मैग्नीशियम है और ये हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जो हम गर्म करते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसको गर्म करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो गर्म करने के लिए अभी हमने पीछे बात की थी कि इसको डेल्टा का निशान लगाते हैं, मतलब ये हीट पे, ये मतलब इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है गर्म करके। ठीक, तो जब इसको गर्म करते हैं तो हमको क्या जाता है कि क्षारीय ऑक्साइड अलग हो जाते हैं और जल अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम जल अलग कर लेते हैं, H2O अलग हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से 2H निकल गया और एक O निकल गया, बचा क्या, MgO। अब ये MgO क्या है, आप लोगों को पता है MgO क्या है, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे OH था इसलिए ये हाइड्रोक्साइड था, और ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये कुछ सिंपल से इनके गुण थे क्षारकों के, वो आप लोगों को बताने थे। सिंपल से है, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें, वरना स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, हम लोग क्षारकों के उपयोग के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अगर उपयोग नहीं देखेंगे तो सारा कुछ पढ़ना बेकार है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्षारकों के उपयोग के बारे में। यहाँ लिख लेते हैं क्षारकों का उपयोग, क्योंकि उपयोग पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लिया हमको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है और उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है वही हमको नहीं आता है, तो बेकार है वो सारी नॉलेज रखने का। तो हमको देख लेते हैं कि क्षारकों का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये हमारा एक क्षारक है, Al
OH का होल थ्राइस। अभी हमने पीछे इसकी एक रिएक्शन भी देखी थी। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, अब इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अभी जो हमने वस्त्र की बात की थी, तो वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? वस्त्र उद्योगों में। किसका यूज़ किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, अब देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं? NH4OH। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये इसका यूज़ होता है कि जो निर्मली कारक बनते हैं, निर्मली कारक समझते हैं आप लोग, जो सफाई करने के लिए काम करते हैं। कोई चीज़, बहुत सारे लिक्विड आते हैं जो साफ़ करते हैं, तो उनके यूज़ में इसका क्या जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में टाइल्स अगर लगे होंगे तो टाइल्स साफ़ करने के लिए आप लगाते हैं ना, कि साफ़ करने के लिए अलग अलग लिक्विड आते हैं, या फिर आपके टॉयलेट वगैरह को उनको साफ़ करने के लिए अलग अलग लाते हैं लिक्विड, जैसे हार्पिक वगैरह हो गया। तो ये क्या है? ये निर्मली कारक है। हार्पिक वगैरह क्या है आपका? निर्मली कारक। तो इनके निर्माण में क्षारक का यूज़ किया जाता है। ठीक, उसमें कौन सा यूज होता है क्षारक? NH4OH। और कहाँ पे इसका यूज होता है NH4OH का? वो इसका यूज करते हैं अमोनियम लवण बनाने में। अमोनियम लवण जब बनता है, लवण क्या होता है? नमक। तो जब अमोनियम लवण बनाना होता है तो उसमें हम NH4OH का यूज़ करते हैं, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब इसके अगर एक भी आप पॉइंट बता देंगे ना कि कहाँ पे यूज़ होता है ये, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके आसपास देखा होगा, आपकी यूपी में आपने देखा है, एक सिटी है आपकी कानपुर, वहाँ पे वो किस लिए फेमस है? किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताइएगा, किस लिए कानपुर फेमस है? कानपुर फेमस है अपने चमड़ा उद्योग के लिए। ठीक, तो चमड़ा उद्योग में जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ही उपयोग किया जाता है। क्या होता है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एक होता है खारे पानी, आपने सुना होगा समुद्र का पानी खारा होता है, तो खारे जल को ये मृदु बनाने में, खारे जल को मृदु बनाने में, मतलब जो खारा पानी होता है उसको मीठा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आपने एक और देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर साफ़ करने के लिए, जो निरमा वगैरह नहीं होते हैं उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इनके यूज़ में भी, इनको बनाने में भी इसी का यूज़ किया जाता है। किसका? CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, यानी जो आपके ब्लीचिंग पाउडर है निरमा वगैरह, उसको बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हमने देख लिया कुछ क्षारकों के उपयोग। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। मैंने कोशिश तो बहुत अच्छे से की। चलिए एक और अच्छा बता देते हैं। अब आप लोगों की इतनी इतना आप लोग कह रहे हैं ना, पता नहीं आप लोग कह भी रहे हैं या नहीं, फिलहाल उनको लग रहा है कि आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे। चलो एक और बता देते हैं कोई इसका यूज़। आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। तो ये भी तो एक क्षार है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक आपका क्षार है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? आपने साबुन देखा है आप घरों में? बिना साबुन तो नहाते नहीं होंगे आप लोग, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, साबुन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और कागज़ वगैरह जो बनते हैं, कागज़ और उसकी लुगदी वगैरह, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा साबुन वगैरह जो है सफाई करने के लिए, साबुन और निरमा वगैरह, उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। कागज़ और लुगदी उद्योग में, कहाँ पे? लुगदी उद्योग में। इन सब जगहों पे क्या किया जाता है? NaOH का यूज़ किया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं समझाने की। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मुझसे पढ़ने वाले जितने छात्र हैं उनसे कुछ भी कुछ छूटा ना रहे। जितना मुझे आता है या जितना मैं इधर उधर से नॉलेज गेन कर पाता हूँ, कलेक्ट कर पाता हूँ, सब आप लोगों को दे सकूँ। कहीं से भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकें, मेरी कोशिश तो यही रहती है। लेकिन आप लोगों की कोशिश कि आप लोग कभी किसी अपने दोस्त से सब्सक्राइब भी नहीं कराते हैं, इवन आप खुद भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बहुत से लोग होंगे। चलिए आप लोगों को हम अब थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में बता देते हैं कि केमिस्ट्री कैसे यूज़ होती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में।
आप लोग सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? मतलब जो सुबह सुबह मंजन करते हैं उसमें जो पेस्ट लगा के मंजन करते हैं, क्यों करते हैं? तो देख लीजिए कि आपका मान लिया दांत है, ठीक, ये मान लिया आपका एक दांत है, ये आपका दूसरा दांत है, ठीक। अब आपने रात को खाना खाया, वो उस दांत के बीच में भर गया, वो रात भर में सड़ रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा? ये एक अम्ल का निर्माण करेगा, ठीक। खाना जो है वो अम्ल का निर्माण करेगा। अब ये एसिड है, अम्ल क्या है? वो आपका एसिड है। तो ये आपको हार्म करने की कोशिश करेगा, मतलब ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि ये आपको दिक्कत करेगा। तो आप मंजन करते हैं, क्यों करते हैं? सुबह जो पेस्ट लगा के मंजन करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि वो होता है क्षार। ये यहाँ पे आपका अम्लीय है और जो पेस्ट करते हैं वो होता है आपका क्षार, ठीक। तो अम्ल और क्षार जब एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? उदासीन हो जाएंगे। अभी हमने देखा था उदासीनीकरण अभिक्रिया करके लवण बना रहे थे। अभी पीछे हमने देखा था कि अम्ल और क्षार जब एक साथ मिल रहे थे तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कर रहे थे और नमक बना रहे थे, लवण बना रहे थे, NaCl। वैसे ही यहाँ पे क्या है? अम्ल और क्षार मिल गए तो एक उदासीन बना दिया, मतलब अब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये न्यूट्रल हो गया। उदासीन मतलब न्यूट्रल, कोई इसका असर होने वाला नहीं है, ठीक। आपने एक ऐड देखा होगा टूथपेस्ट वाला, क्या देखा है उसमें? क्या कहते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो उदासीन कर देता है, वहाँ की सफाई कर देता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं रहता, ना क्षार रहता है वो, ना अम्ल रहता है। और यही वो टूथपेस्ट भी आपका काम करता है, यही काम करता है क्या? कि अम्ल और वो उदासीन हो जाता है, यानी कि लवण का निर्माण कर देते हैं, तो आपका दांत साफ़ हो जाता है, ठीक। मतलब वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर क्षार भी है आपके दांत में तो भी नुकसान करेगा, अम्ल है तो भी नुकसान करेगा, तो वो उसको उदासीन कर देता है। उदासीन आपका जल भी होता है, जो पानी होता है वो भी उदासीन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे pH वैल्यू जब, तो उसमें देखेंगे कि जल का pH वैल्यू कितना होता है और कैसे वो उदासीन होता है या अम्लीय होता है या क्षारीय। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना देखते हैं कि कैसे ये टूथपेस्ट वाला लॉजिक काम करता है, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो दूसरा एक और लॉजिक देख लेते हैं कि आप लोगों को कभी मधुमक्खी ने काटा है? नहीं काटा? चलिए, चींटी ने तो काटा ही होगा। तो जब चींटी आपको काटती है तो क्या होता है? आपको दर्द होता है। अब वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से जहाँ से चींटी आपको काटती है, जहाँ पे डंक मारती है, वहाँ पे क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल निकलता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल निकलता है। अब आप कहेंगे ये क्या है मेथेनोइक अम्ल? तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। चलिए इसका दूसरा नाम बताते हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, फार्मिक अम्ल। अब ये नाम तो कॉमन सा है, बहुत से लोगों ने सुना होगा। अब ये भी नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। बहुत से चीज़ें हम लोग बहुत नई नई जानते हैं, समझ लीजिए नई चीज़ है आपके लिए। तो देखिए क्या है कि जब कोई मधुमक्खी या चींटी आपको काटती है तो वहाँ से मेथेनोइक अम्ल निकलता है, ठीक, जो हमको दर्द करता है, मतलब हमारे स्किन में थोड़ा दर्द उत्पन्न कर देता है। अब उस दर्द को ख़त्म करने के लिए माएँ क्या करती हैं? जब आपके कभी मधुमक्खी काटती है, आप चिल्लाते हुए जाते हैं अपनी माँ के पास और कहते हैं माँ मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, तो वो क्या करती हैं बताइए? तो वो क्या करती हैं? घर में जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसको वहाँ पे लगा देती हैं। तो माँ क्या है? घर की सबसे बड़ी साइंटिस्ट वही है, डॉक्टर भी वही है। तो वो क्या करती हैं? जो बेकिंग सोडा है आपका, वो उस जगह पे लगा देती हैं। क्या करती हैं? जहाँ पे आपको चींटी ने काटा है तो वहाँ पे वो बेकिंग सोडा लगा देती हैं, जिससे क्या होता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है। मतलब बेकिंग सोडा क्या है? ये आपका क्षार है, और मेथेनोइक क्या है? ये आपका अम्ल। साफ साफ लिखा है कि मेथेनोइक अम्ल है या फार्मिक एसिड होता है, आपको पता है। तो बेकिंग सोडा क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि ये क्षार है, ठीक। तो जब क्षार और अम्ल एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होंगे? उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, ठीक। और जब उदासीन हो जाएंगे मतलब वहाँ पे सब न्यूट्रल है, कुछ होगा दर्द नहीं होगा आपको। तो समझ में आया कि आपकी माँ सबसे बड़ी साइंटिस्ट हैं, आपसे भी ज़्यादा उनको केमिस्ट्री आती है। रिस्पेक्ट कीजिए अपनी माँ की, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे माँ की रिस्पेक्ट के साथ में ही आपका ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी आपको क्लासेस अच्छी अच्छी मिलती रहें, मेरी भी कुछ सपोर्ट हो जाए, हेल्प हो जाए, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई कमेंट रह गई हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन पूछें अगर आपके आते हो तो वो क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।